dear friend, let's discuss part 4 of chapter light reflection and refraction. अब तक हमने रिफ्लेक्शन पूरा कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक रिफ्रैक्शन और स्नेल्स लॉ। देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता था, जैसे कोई लाइट रे है किसी मिरर पर इंसिडेंट हुई तो वापस टकरा करके वो उसी मीडियम में वापस आ जाती थी। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में देखो L से R हो रहा है, सिर्फ इतना सा अंतर है कि अब यहाँ पर हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लेंगे। लेट लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है तो वो इस मीडियम में पार हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। और जब ये इस मीडियम में पास होगी, मीडियम मतलब कि हो सकता है कि जैसे यहाँ पर कोई ग्लास रखा हुआ है तो ग्लास एक मीडियम हो गया, यहाँ पर एयर है तो एयर एक मीडियम हो गई। तो मीडियम हम उस सब्सटेंस को बोल रहे हैं जिसमें लाइट रे ट्रेवल कर रही है। तो एयर एक मीडियम हो गया, ग्लास एक मीडियम हो सकता है, वाटर एक मीडियम हो सकता है। तो अगर लाइट रे एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रही हो तो उसमें बेंडिंग होती है, ठीक है। तो लाइट रे जैसे डिपेंड करता है कि किस तरह के मीडियम में जा रही है, तो वो ये जो नॉर्मल रे मैंने इंसिडेंट करी है इससे दूर भी जा सकती है और इसके पास भी आ सकती है। फिलहाल ये रेयर होता है डेंसर मीडियम, तो आरडीसी मतलब टुवर्ड्स सेंटर की तरफ ही मूव करेगी। मैं समझाऊंगा आपको कि कब वो अवे जाएगी और कब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लाइट रे को सीधा जाना चाहिए था लेकिन उसमें कुछ बेंडिंग हो गई, तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यानी कि जब लाइट रे एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे और उसकी वजह से इसमें बेंडिंग हो जाए, मतलब कि वो अपने जैसे रास्ते में जा रही थी उस रास्ते पे ना होकर के उसका जो पाथ होगा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या मुड़ जाएगा, कह लीजिए वो। तो इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और ऐसे में जो स्पीड होती है लाइट की वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। स्पीड चेंज होती है रिफ्रैक्शन में, और जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो भी चेंज हो जाती है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो ये सब चीज़ें रिफ्रैक्शन में होती है। मैं दोबारा बता देता हूँ रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब कोई लाइट रे एक सब्सटेंस से किसी दूसरे सब्सटेंस में ट्रेवल करे तो उसमें बेंडिंग हो जाता है, इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, इट चेंजेस और वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिंपल डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन सब्सटेंस इनटू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जैसे आप यहाँ देखो, एक्चुअली जैसे आप किसी पेंसिल को पानी में डालोगे, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियोस पे बनाई हुई आप देख सकते हैं, तो आपको पेंसिल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिखेगी, वो थोड़ी सी बेंड दिखेगी। तो किसकी वजह से हो रहा होता है, एक्चुअली जो ये पेंसिल है उसमें कोई बेंडिंग नहीं है। इससे पेंसिल से मान लो हम इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पहले लाइट रे इस तरह से आ रही होगी, लेकिन जब पेंसिल इस वाटर के अंदर होगी तो जो लाइट होगी वो स्ट्रेट ना आकर के बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें जो एक्चुअल शेप है वो नहीं दिखाई देती है। ऐसे ही जब आप मान लीजिए किसी स्विमिंग पूल में या किसी नहर में पानी साफ होना चाहिए, अगर नीचे देखो तो उसका जो सरफेस है वो थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। या आपने देखा होगा किसी लेमन को अगर आप पानी में डालो ग्लास में तो उसका साइज थोड़ा बड़ा दिखता है। तो ये सब रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है, क्योंकि लाइट बेंड हो जाती है जब वो ग्लास से और वाटर से ट्रेवल कर रही होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में रिफ्लेक्शन क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट जब वो एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे। मीडियम मैंने आपको बताया क्या, सब्सटेंस, जैसे एयर, वाटर, स्मोक हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए ये लाइट रे हमने इसको यहाँ पर इंसिडेंट करवाया। अब इसको अगर ये ग्लास लेयर ना होती तो ये सीधी जाती, लेकिन आप देखो कि इसमें बेंडिंग हो गई है। फिर से जब ये दूसरे मीडियम में आई तो इसमें एक बार और बेंडिंग हो गई है। तो जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से एक डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसमें बेंडिंग होना लाजमी है और उसकी स्पीड में भी चेंज आएगा लाइट की। इसी पिक्चर को आप देखो, यहाँ ये बत्तख है, अब ऊपर का पार्ट आपको अलग दिख रहा है और नीचे का पार्ट इस तरफ दिख रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्योंकि जो लाइट रे यहाँ से तो सीधी आ रही होगी आंखों पे, लेकिन यहाँ पर जो लाइट है वो बेंड होकर के आ रही होगी कैमरा में। तो इसीलिए जो भी पानी में चीजें होंगी वो डिफरेंट शेप और साइज की आपको ऑब्जर्व होंगी। ये रिफ्लेक्शन होता क्यों है, देखो मैंने आपको बताया बेंडिंग ऑफ लाइट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसको हम बोलते हैं क्या है, रिफ्रैक्शन। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम। ये मैंने आपको जब इस पूरे चैप्टर की शुरुआत करी थी तब भी बताया था। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जब भी ये किसी दूसरे मीडियम में जाएगी, मतलब वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी, तो उसकी जो स्पीड होगी किसकी, लाइट की, वो डिक्रीज हो जाएगी,
ठीक है, जब भी कोई लाइट रे वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो लाइट रे होती है बेंड हो जाती है। तो मेन जो कोज है रिफ्रैक्शन का वो क्या है, स्पीड में चेंज आना। कुछ और एग्जांपल इसके होते हैं, जैसे स्विमिंग पूल आपको अपेयर कर दिखता है, मतलब ऊंचाई उसकी जो अपेरेंट डेप्थ है वो आप नहीं देख पाते, थोड़ा ऊंचा होकर के वो दिखता है रियल डेप्थ से, तो आप उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते अगर आप उसको ऊपर से देख रहे हो। अब पेंसिल, ये जैसे एग्जांपल है पेंसिल का, तो वो बेंट होती हुई दिखाई देगी। लेमन का मैंने आपको दिखाया था, लेमन थोड़े से बिगर दिखते हैं। और लेटर ऑफ बुक अपेयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब, जैसे अगर आप कोई कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करोगे तो उसका जो एक्चुअल साइज होगा लेटर का वो नहीं दिखेगा, थोड़ा डिफरेंट दिखता है। इसके अलावा जो आप रेनबो देखते हो ना, उसके पीछे भी एक रीजन होता है रिफ्रैक्शन का। एक्चुअली जो सन से जो लाइट रे आती है रेन ड्रॉप में एंटर करती हैं। अब जब वो एयर से, या कह लो यहाँ पर जो एयर एटमोसफेयर है उसमें से वो किसी वाटर ड्रॉप में जा रही है, तो वाटर एक अलग मीडियम हो गया, तो यहाँ पर भी उसकी बेंडिंग हो जाती है। हालांकि उसके बाद टोटल इंटर रिफ्लेक्शन भी होता है। तो जब ये एयर से वाटर में जा रही है तब क्या हुआ है, तब हुआ रिफ्रैक्शन। तो जब भी मीडियम चेंज हो रहा है समझ लीजिए कि वहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। तो मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। देखो डेंस, आपने अगर आप डेंस शब्द लिखो तो डेंस का मतलब क्या है, एक इस तरह का मटेरियल जहाँ पे हाई डेंसिटी हो। तो डेंसर मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, ठीक है, जैसे सॉलिड हो गया तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत पास पास होंगे। जबकि रेयर मीडियम में कंपैरेटिवली जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर होंगे, इस तरह से, ठीक है। तो रेयर मीडियम में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, डेंसर मीडियम में बहुत पास पास होंगे। अब जब कोई लाइट रे मान लीजिए रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, पहले मैं इसका एग्जांपल आपको बता देता हूँ। देखिए अगर मैं एयर को बोल रहा हूँ तो एयर जो है वो एक रेयरर मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो एयर इज रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ध्यान रखना जब भी आप रेयरर या डेंसर मीडियम में बोलोगे तो आप किसी से कंपेयर कर रहे हो, किसी दूसरे सब्सटेंस को। जैसे मैंने यहाँ पर एयर को कंपेयर किया अगर ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो एयर क्या है, रेयरर मीडियम। और अगर मुझे यहाँ पे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा ग्लास इज डेंसर मीडियम, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। अगर मैं बात करूं वाटर और एयर के लिए, तो एयर इज रेयरर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि एयर में मॉलिक्यूल दूर होंगे और वाटर में पास पास होंगे। ऐसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वाटर इज डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब अगर मैं वाटर और वाटर और ग्लास के रेस्पेक्ट में बात करूं तो आप ये देख लो कि मोर सॉलिड कौन है। वाटर तो लिक्विड है, वाटर के मॉलिक्यूल पास थोड़ा दूर दूर होते हैं ग्लास के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं वाटर और ग्लास के रेस्पेक्ट में कंपेयर करूं तो जो वाटर होगा वो रेयर मीडियम होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो ग्लास होगा वो डेंसर मीडियम होगा, ग्लास इज डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ध्यान रखना मैं सिर्फ वाटर बोल करके ये नहीं डिसाइड कर पाऊंगा कि वो रेयर है या डेंसर है। वाटर को अगर हम देखें तो वाटर रेयर मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, लेकिन वाटर डेंसर मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हमें मॉलिक्यूल्स देखने होते हैं कि किसके पास है किसके दूर है। जिसके मॉलिक्यूल ज़्यादा पास पास होंगे वो डेंसर मीडियम होगा। तो ये तो होगी रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के डिफरेंस की बात। अब अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसकी जो स्पीड होगी वो हमेशा डिक्रीज होगी। तो मैं इसको लिख देता हूँ पॉइंट को, व्हेन लाइट रे passes from rarer to denser। इसको कुछ कुछ बुक में ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर भी बोला जाता है। when light ray passes from rare to denser medium, तो जो लाइट रे है उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी। ध्यान रखना, पहले वैसे भी आप देखो रेयर मीडियम में तो वो कहीं से भी जा सकती है, बहुत ज़्यादा गैप है। डेंसर मीडियम में उसको गैप नहीं मिल पा रहा है, ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ लॉजिकली। तो यहाँ पर क्या है, उसको गैप नहीं मिल पा रहा। जैसे आप ये देखो, अगर एक ही रोड है और उस रोड पर बहुत सारा ट्रैफिक है,
और आप अपनी बाइक को चलाना चाहते हो तो आपकी स्पीड कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल यहाँ पर बहुत पास पास है। तो ऐसे आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट काफ़ी ज़्यादा कम होगी। और अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। अब बात करते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है एयर और यहाँ पर है ग्लास। तो अगर कोई लाइट रे ये तो रेयर मीडियम हो गया और डेंसर मीडियम हो गया। तो अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो एक्चुअली उसको इस तरह से ट्रेवल करना चाहिए, लेकिन बेंडिंग की वजह से वो जो नॉर्मल रे है उसकी तरफ बेंड हो जाएगी। तो इस एंगल को इंसिडेंट रे और नॉर्मल को हम बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। और जो नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे है इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ध्यान रखना, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। मैं इसको इस तरह से याद रखता हूँ RDC, यानी कि अगर कोई लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही हो तो वो सेंटर की तरफ बेंड हो जाती है। सेंटर मतलब नॉर्मल रे की तरफ बेंड हो जाएगी। अब इसका उल्टा, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे यहाँ पर ये डेंसर मीडियम में ले लेता हूँ, ग्लास है और इधर लेट एयर है। तो अगर कोई लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही हो तो वो जो भी नॉर्मल होगी उससे दूर हो जाएगी। तो ये एंगल इंसिडेंस एंगल और ये एंगल रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, अवे होगी, और रेयर से डेंसर में जाएगी तो जो सेंटर है उसकी तरफ बेंड हो जाएगी। सेंटर मतलब नॉर्मल रे। अब एक और चीज इसमें आप ध्यान रखना, जैसे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही थी तो आप ये देखो कि ये रे सेंटर की तरफ बेंड हो गई, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। तो अगर मैं इन दोनों एंगल को कंपेयर करूं तो इंसिडेंस एंगल यहाँ पर ज़्यादा होगा एज कंपेरेबल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये बेंड हुई है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है तो ऐसे में क्या होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ग्रेटर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ये भी चीज़ आप ध्यान रखना, इसको मैं आगे यूज करूंगा जब मैं स्नेल्स लॉ बताऊंगा। जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो रिफ्रैक्शन एंगल कम होगा। जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो आप देखो ये ज़्यादा बेंड हुई है ना इस तरफ, मतलब कि नॉर्मल से अवे जा रही है, तो इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर होगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। हालांकि जब हम स्नेल्स लॉ पढ़ लेंगे उसके बाद में ये लॉजिक भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों यहाँ पर ये अवे हो रही है, क्यों यहाँ पर ये टुवर्ड्स सेंटर की तरफ मूव कर रही है। इसका लॉजिक है वो मैं जब स्नेल्स लॉ पढ़ लेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। लेट डिस्कस नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यानी कि जैसे मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी शुरुआत में, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ये। अब इसमें से आप ये देखो कि लाइट रे कितनी बार बेंड होगी। एक बार जब यहाँ पर एयर थी और यहाँ पर ग्लास है, फिर यहाँ पर ग्लास और यहाँ पर एयर, तो 2 बार मीडियम में चेंज आया, तो इसलिए यहाँ पर जो बेंडिंग होगी वो 2 बार होगी। तो देखो लेट ये ग्लास स्लैब है, ये नॉर्मल। अब यहाँ से कोई लाइट रे आई तो मैंने क्या माना हुआ कि इधर एयर है, तो एयर क्या है, रेयर मीडियम। ये ग्लास स्लैब है तो ग्लास स्लैब क्या होगी, डेंसर मीडियम। तो जब ये लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो सेंटर की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी कि जो नॉर्मल रे है इसकी तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि ऐसे। ये हो गया इंसिडेंस एंगल और ये हो गया रिफ्रैक्शन एंगल। अब ये आगे आई, फिर से नॉर्मल डाल लेते हैं। अब ये जा रही ग्लास से एयर में, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही, तो अब वो अवे हो जाएगी, यानी कि कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी। तो ये है रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। इसमें आप देख सकते हो ये है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। फिर यहाँ पर है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। फिर जब लाइट रे बाहर आ जा रही है, इमर्ज हो रही है बाहर की तरफ, तो नॉर्मल और एमर्जेंट रे, इसको एमर्जेंट रे बोलेंगे, इसके बीच का एंगल को हम बोलते हैं एमर्जेंट एंगल। और ये अगर मान लीजिए ग्लास स्लैब ना होती, लाइट रे ऐसे सीधी आती, तो ये जो लाइट रे सीधी आती, हालांकि ऐसा होगा नहीं, और ये जो एक्चुअली लाइट रे आई है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है कुछ ना कुछ,
जिसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि आपको सिर्फ फिगर दे देगा और मार्क करवाएगा कि ये एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल कौन सा है, फिर यहाँ पर ये वाला एंगल कौन सा होता है तो ये एमर्जेंट एंगल होता है, ये रे कौन सी होती है तो ये एमर्जेंट रे होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि किसके नेम क्या है, एमर्जेंट रे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे हमने दो लॉ पढ़े थे रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन में जो पहला लॉ था और यहाँ पर जो पहला लॉ है वो सेम ही होगा, मतलब वहाँ पर हम रिफ्लेक्टेड रे का इस्तेमाल करते थे, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ वहाँ पर भी ये लैंग्वेज थी, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और यहाँ पर भी। तो इसका मतलब ये है, जैसे मैं एक मीडियम बना लेता हूँ पहले, ये लड़ी ग्लास है, यहाँ पर एयर, यहाँ ग्लास, और लेट इंसिडेंट रे आ रही है इस तरह से, यहाँ पर नॉर्मल है। अब जब वो रेयर से डेंसर में जाएगी तो सेंटर की तरफ बेंड होगी, तो लेट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन में लाई करेगी सेम पॉइंट पर। इसका जो सेकंड लॉ है वो थोड़ा मैथमेटिकल है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप साइन मतलब आप पढ़ते होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, तो साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम। तो फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस इंसिडेंस एंगल को चेंज कर भी दोगे, लेट हमने यहाँ पर इंसिडेंस एंगल बढ़ा दिया है, तो उसी हिसाब से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ इस तरह से चेंज आएगा कि साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जब भी आप अलग अलग इंसिडेंस के लिए अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालेंगे, फिर उसका साइन लेंगे, तो जो भी साइन आई अपॉन साइन आर आएगा फॉर अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया इट विल बी कांस्टेंट, इट विल बी सेम। तो ये है स्नेल्स लॉ, इसी को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर। ध्यान रखना कलर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब कांस्टेंट डिफरेंट हो जाएगा। फिर दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये 0 से 90 डिग्री के लिए ही एप्लीकेबल होगा। सो इफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मैंने आपको बताया साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट बराबर होता है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम इसको बोलते हैं एन। किसी किसी बुक में आप इसको म्यू भी पढ़ेंगे, म्यू या एन जो भी आपको ठीक लगे। सो दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझाता हूँ डिटेल में। देखो, जब लाइट रे एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो आप ये देखिए कि इंसिडेंस एंगल किस में बना है, फर्स्ट मीडियम में, रिफ्रैक्शन एंगल किस में, सेकंड मीडियम में। तो हम ये कहेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर जो कि कांस्टेंट होता है, तो वो बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, या किसी किसी बुक में आप ऐसे भी पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादातर एन से ही डिनोट है, तो मैं भी इसको एन से ही लेकर के चलूंगा। तो 1 एंड 2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, वो बराबर होगा साइन आई अपॉन साइन आर के, ठीक है। तो 1 एंड 2 का मतलब क्या हुआ, 1 एंड 2 का मतलब है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, सेकेंड मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो स्नेल्स लॉ क्लियर है। अब मैं इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा, जो एन हम डिनोट कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका क्या मतलब है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई लाइट रे है, वो किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है। अब कोई मीडियम तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तो लेट यहाँ पर है वैक्यूम और यहाँ पर है कोई भी मीडियम, मीडियम मतलब एयर हो सकता है, एयर नहीं, ग्लास हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है, कोई और भी ऑयल हो सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि एन वो किसके बराबर होगा, सो इट विल बी इक्वल टू सी अपॉन में वी। सी और वी क्या है, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, वो बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो
आप यहाँ से देख सकते हैं n बराबर होगा किसके, c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट अगर जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा, जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी ही स्पीड, यानी कि मैं इसको b से डिनोट कर देता हूँ, उतनी ही स्पीड कम होगी। जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम उतनी स्पीड कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं। और एक और चीज़, जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा, जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी n की वैल्यू होगी। इट मीन्स मोर द डेंसर मीडियम more will be value of its refractive index। इस बात को ध्यान रखना, मैं इसको आंसर नोट कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम उतना ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अलग अलग मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं तो उसमें जिसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वही मीडियम डेंसर होगा। जैसे यहाँ पर एक टेबल है 10.3, इसमें आप देखो एयर, आइस, वाटर, ग्लास, ग्राउंड, और यहाँ से इंक्रीज होते हुए डायमंड का सबसे ज़्यादा है 2.42। तो जो डायमंड होता है वो सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी तो होता है। और एयर क्या है, रेयर मीडियम है। इन सब के रेस्पेक्ट में, इन सब के रेस्पेक्ट में एयर रेयर मीडियम है। और डायमंड को अगर मैं कहूँ तो इन सभी के रेस्पेक्ट में डायमंड डेंसर मीडियम है। तो इसका मतलब मैंने आपको पॉइंट बताया कि जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम उतना ज़्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि उसके n की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। एक और चीज़ ये मैंने आपको बताया दी, मोर द डेंसर मीडियम लेजर विल बी स्पीड ऑफ लाइट। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी ही कम उसमें स्पीड ऑफ लाइट होगी। तो मैं इन दोनों पॉइंट से, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट से कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। कंक्लूजन ये होगा कि जो n होगा यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने बताया ज़्यादा डेंसर मीडियम तो ज़्यादा n की वैल्यू, और ज़्यादा डेंसर मीडियम तो स्पीड ऑफ लाइट कम। तो यहाँ से कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि n हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्सली डिपेंड करेगा। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो वो रेयर मीडियम होगा, स्पीड ऑफ लाइट कम है तो वो डेंसर मीडियम होगा। इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट मार्क करना। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। द मोर द डेंसर मीडियम more will be its refractive index and lesser will be the speed of light in that particular medium। तो इन जनरल में एक और फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट मीडियम या सेकंड मीडियम, लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, मुझे नहीं पता कौन रेयर है कौन डेंसर है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको ऐसे लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर। हम हमेशा जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, टेबल मैंने आपको दिखाई थी, वो एयर के रेस्पेक्ट में लिखते हैं क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो क्योंकि स्पीड पर इन्वर्सली डिपेंड करता है तो यहाँ पर आएगा v1 और यहाँ पर आएगा v2। इसका मतलब क्या हुआ, v1 स्पीड ऑफ लाइट है इन फर्स्ट मीडियम, v2 स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। तो n2 अपॉन n1 बराबर हो जाएगा v1 अपॉन v2 के। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब जैसे हमें यहाँ पर एग्जांपल दे रखा था, यहाँ पर वैक्यूम है, वैक्यूम और किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में देखो तो वैक्यूम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1 और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है c। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँ, यहाँ पर लिखूँ तो n2 यानी कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में n1 कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि वैक्यूम का कितना होगा 1, यहाँ पर 1 आएगा, इक्वल टू v1 यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, वो क्या है c है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम मैंने v माना। तो ध्यान रखना, जब एयर और किसी दूसरे मीडियम का इंटरफेस हो तब के लिए सिंपली आप लिख सकते हैं n बराबर c अपॉन में v, जैसे यहाँ पर लिखा था n बराबर c अपॉन में v। आई होप अब ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो चुका होगा कि n इक्वल टू सी अपॉन v कब होता है, जब एक मीडियम वैक्यूम और दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो तब n बराबर c अपॉन v होगा। और अगर दो अलग अलग मीडियम होते हैं, जैसे एक होता है ग्लास दूसरा होता है वाटर, तब हम ऐसे लिखते हैं कैसे, n2 अपॉन में n1 बराबर v1 अपॉन में v2, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ लाइट पर। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम उतनी कम उसमें स्पीड ऑफ लाइट।
अब नेक्स्ट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में लेते हैं तब उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे इस टेबल में देखो ये सब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्योंकि हमने सबका एयर के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया हुआ है। फिर ये मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ गिवन पेयर। जैसे अगर आप लिख रहे हैं n/1 तो ये बराबर होगा 1 में n/2 के, रेसिप्रोकल होता है। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये दोनों एक दूसरे पर रेसिप्रोकल होंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2, मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, उसको आप लिखेंगे n1 में n2। The refractive index of diamond is highest till at 2.42, it means speed of light उसमें 1/2.42 टाइम्स कम हो जाएगी डायमंड इन दैट वैक्यूम। यानी कि अगर वैक्यूम में 3 × 10⁸ है तो डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी डायमंड में उसकी स्पीड हो जाएगी 3/2.4। तो अब जितना भी हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है पेज नंबर 150 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर obliquely enters into water. Does the light ray bend towards the normal or away from normal और क्यों? मैंने आपको बताया था, देखिए पहले जो फर्स्ट मीडियम वो क्या है यहाँ पर एयर और दूसरा मीडियम क्या है वाटर। एयर से वाटर में लाइट रे जा रही है तो ये कैसा मीडियम हो गया एयर, रेयर मीडियम, और वाटर डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल और अवे। तो हम कहेंगे सिंस द लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया है, जब रेयर से डेंसर में जाते हैं तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है। द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल व्हेन लाइट रे ऑफ passing from optically rare to optically denser medium, it bends toward the normal. Since water is optically denser than air, a ray of light traveling from air into water will bend toward the normal. तो इस तरह से आप theoretically लिख सकते हैं आंसर। सेकंड है light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass given the speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ meter per second? तो क्वेश्चन 2 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए गिवन क्या है। तो हमें गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है वो है 1.50। तो हमें बताना कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी ग्लास में वीजी। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब एक मीडियम एयर हो और दूसरा मीडियम कुछ भी हो तो n = बराबर होता है C/V के। C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और V क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमें V निकालना है तो V बराबर हो जाएगा C/n। C कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, n यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो ना, जब एयर से ग्लास में जा रही है तो पहले थे 3 × 10⁸ और अब कितनी होगी सिर्फ 2 × 10⁸। तो रेयर से डेंसर में गई है तो स्पीड ऑफ लाइट कम ही तो होगी, इसलिए आंसर भी कम आया हमारा। थर्ड, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, आल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो ऑप्टिकल डेंसिटी बोलो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो एक ही बात है। तो 10.3 में अगर हम एयर को देखें तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.003, तो ये तो आ जाएगा लोवेस्ट में। और सबसे ज़्यादा किसका है डायमंड का, हाईएस्ट है डायमंड का। तो डायमंड का हाईएस्ट और लोवेस्ट किसका होगा एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी। तो हाईएस्ट में आएगा डायमंड और लोवेस्ट में आएगा एयर। अब करते हैं क्वेश्चन 4। यू आर गिवन केरोसिन, ट्रिप्टेन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। आप टेबल 10.3 की इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि लाइट रे अगर डेंसर मीडियम है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और अगर रेयर मीडियम है तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा रेयर मीडियम उतना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगी। तो पहले इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेते हैं। तो देखो केरोसिन का 1.44 होता है, ट्रिप्टेन का 1.47 और वाटर का 1.33।
तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इन रेयर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट। तो बस आप ये देखो, और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जितना ज़्यादा रेयर मीडियम उतना एन की वैल्यू कम। तो बस आप ये देखो कि सबसे कम एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किस में है, वाटर में। तो सिंस वाटर इज द रेयर मीडियम, इन दोनों के कंपैरिजन में वाटर रेयर मीडियम है, तो हम ये कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट किस में होगी, वाटर में। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इसका मतलब क्या है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब मैंने आपको यहीं पर बता दिया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज हाईएस्ट टिल दैट, यहाँ से शुरू है आंसर, it is 2.42. It means that the speed of light is 4.2 times less than in the diamond than in the vacuum. तो यही स्टेटमेंट अगर आप लिख दोगे तो आपका आंसर प्रॉपर हो जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो फॉर्मूला है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। दिस सजेस्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में कम हो जाएगी क्योंकि डेंसर मीडियम है, विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42 कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो जितने भी एयर में स्पीड ऑफ लाइट रही होगी, डायमंड में जाकर के वो उसकी 1/2.42 टाइम्स ही बचेगी। ये होता है 2.42 का मतलब।